हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर वेव्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सो आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम साथ में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के लिए होगा, किसी साइनोसॉइडल वेव के लिए जो कि प्रोपेगेट हो रही है किसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो जाएगा yxt, यहाँ पर x क्या है तो उसकी पोजीशन हो गई, t क्या हो गया किस टाइम में वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है या फिर डिस्प्लेस हो रही है। सो yxt इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पर kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। yxt के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फंक्शन यहां पर शो कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। a यहां पर क्या शो कर रहा है, तो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग a के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। k के थ्रू यहां पर हम लोग डिनोट कर रहे हैं एंगुलर वेव नंबर को उस वेव के लिए, और साथ ही साथ ओमेगा हम लोगों को मालूम ही है, ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं उस वेव के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसको, और साथ ही साथ फाई हम लोगों को मालूम ही होता है ये भी, तो फाई से हम लोग डिनोट करते हैं फेज एंगल को। तो इस तरीके से अगर कोई साइनोसॉइडल वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है उसके लिए अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखना होगा तो हम लोग yxt इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव का यूज करेंगे। तो इसका अभी यूज भी देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब देखते हैं। देखिए, अगर इसी ऑसिलेशन के लिए आपको टाइम पीरियड इस वेव के ऑसिलेशन के लिए कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे दिया और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी, ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने वहां से उठा ली और उसके बाद आप 2 पाई अपॉन ओमेगा का यूज करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया टर्म तो t के थ्रू ही हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं उस वेव के ऑसिलेशंस के लिए या फिर कंप्लीट साइकिल्स के लिए। ठीक है, फिर देखिए फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमको पता ही है टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, यानी कि न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है तो न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, जहां पर न्यू के थ्रू हम लोग किसको डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं उस वेव के लिए। तो अगर हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू हमको पता ही होती है 3.14 और ये तो 2 ही है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के थ्रू अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम डायरेक्टली 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के थ्रू टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक्स का नॉर्मल एग्जांपल से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसके थ्रू हम जो अभी तक हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। देखिए, एक वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है अलोंग अ स्ट्रिंग और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन yxt इक्वल्स टू 0.005 sin 80.0x माइनस 3.0t, जिसमें कि जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है वो SI यूनिट्स में है 0.005 मीटर, 80.0 रेडियन पर मीटर एंड 3.0 रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट आपको एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड कैसे बताएंगे आप लोग, आपको पता है सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इस वाली जो इक्वेशन हम लोगों को दी गई है या फिर जो इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया गया है उसको किसके साथ में कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन था किसी भी साइनोसॉइडल वेव के लिए yxt इक्वल्स टू क्या होता है, a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव के थ्रू। तो यहां पर से हम लोग देख पाएंगे अगर इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो a के साथ में क्या कंपेरेबल है, 0.005 मीटर्स में आपको यहां पर इनकी यूनिट दी गई है। तो यहां पर आपके पास में जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a इक्वल्स टू हो जाएगा 0.005 मीटर्स। तो अगर आप इसको मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वेवलेंथ बताइए। अब वेवलेंथ कैसे बताएंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर एक नया फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था।
लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के, तो के यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेव नंबर है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपके पास में वेवलेंथ आ जाएगी इस वेव के लिए। सो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन के की वैल्यू यानी कि एंगुलर वेव नंबर। अब एंगुलर वेव नंबर कहां पर है, तो यहां पर है, इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80.0 रेडियन पर मीटर। तो आपके पास में यहाँ पर आ गया 80.0। तो हम डायरेक्टली इसको उसमें कन्वर्ट करते हुए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए आंसर लिखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 7.85 सेंटीमीटर आपके पास में जो यहाँ पर वेवलेंथ है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमसे बोला गया है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था T इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिर से इस वाली इक्वेशन को इसके साथ में आप लोग कंपेयर कीजिए, तो यहां पर से ओमेगा क्या निकल के आ रहा है, 3.0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई की जगह पर 3.14 रख लीजिए, ओमेगा की जगह पर हमने कितना रखना है, 3.0 रेडियन पर सेकेंड, और यहां से जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास में 2.09 सेकेंड्स आ जाएगा। साथ ही साथ आपसे बोला गया है फ्रीक्वेंसी भी बताइए वेव की। तो वैसे तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने ओमेगा अपॉन 2 पाई के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम ऑलरेडी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम जनरल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.09 हो जाएगा सेकंड, और यहां पर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.48 हर्ट्ज या फिर पर सेकंड भी आप बोल सकते हैं। तो इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे लास्ट में बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट y कैलकुलेट कीजिए, जबकि जो वेव है उसकी डिस्टेंस x इक्वल्स टू 30.0 सेंटीमीटर है और टाइम 20 सेकंड्स आपको गिवन है। ठीक है, तो बस हमने डायरेक्टली इस वाले फंक्शन में या इस इक्वेशन में जो हमको गिवन है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो y x की जगह पर 30 सेंटीमीटर और t की जगह पर 20 सेकंड्स। तो जो x है वो हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन अगर सारी वैल्यूज बाकी की मीटर्स में है तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 0.03 मीटर्स हो जाएगा। इजी है, तो ये हो जाएगा 0.005 साइन क्या हो जाएगा, तो 80.0 इंटू एक्स की जगह पर हमने 0.03 मीटर्स रख लिया, साथ ही साथ माइनस 3.0 इंटू टी की जगह पर हमने 20 सेकेंड्स रख लिया। तो यहां पर जो साइन के साथ में जो वैल्यू आ जाएगी एंगल की वो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्रीज आ जाएगी, जो कि 1.667 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो यहां पर जो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इस वाले केस में, जहां पर हमें x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकंड दिया था, वो अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल आ जाएगा, इतना मीटर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम मीटर भी लिख लेते हैं इसकी यूनिट, तो ये हो जाएगा 0.005 मीटर्स। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, इसको हम मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप जो आपके जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में हमें किसी प्रोग्रेसिव वेव के लिए स्पीड कैलकुलेट करनी है तो तब आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब आप यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के का, या फिर क्वेश्चन में अगर लैम्डा और t के फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड कराई गई हैं तो तब आप उस प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू है यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है तो आप लोग v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू का भी यूज वहां पर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इन फॉर्मूले का जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं, वो क्या क्या डिनोट कर रही हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा v के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, ओमेगा के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, k के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर वेव नंबर को, लैम्डा के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं उस वेव के लिए वेवलेंथ को, न्यू के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं उस वेव के लिए फ्रीक्वेंसी को, और टी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो ये तो हमको पता ही है कि हम उसके थ्रू टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, जिन जिन क्वांटिटीज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाए, अकॉर्डिंगली आप इन फॉर्मूलाज का या फिर जो भी फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका यूज करेंगे। या तो आप v इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के का यूज कर सकते हैं, या फिर v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी का यूज कर सकते हैं, या v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में
में है स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसको आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज में भी, एग्जांपल्स में भी, क्वेश्चन में बार बार हमें इस फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, सो फॉर्मूला है अगर किसी भी ट्रांसवर्स वेव की हमको स्पीड किसी स्ट्रिंग में कैलकुलेट करनी है, सो v इक्वल्स टू √t अपॉन म्यू का हम लोग यूज करेंगे। पहले तो टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या डिनोट करते हैं। v के थ्रू उस ट्रांसवर्स वेव की हम लोग स्पीड को डिनोट करेंगे। t के थ्रू हम लोग को पता ही है उस वेव के लिए हम लोग टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे। और म्यू यहाँ पर एक नया टर्म आपको नजर आ रहा है जो कि लीनियर मास डेंसिटी को शो करता है। और क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमको डायरेक्टली गिवन नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होती है। और जब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब इस फॉर्मूले का हम लोग जो यूटिलाइजेशन है या फिर यूज है वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, म्यू इक्वल्स टू मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो म्यू इक्वल्स टू m अपॉन l हो जाएगा। यहाँ पर m के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, मास बता रहे हैं उस स्ट्रिंग का, और l के थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, उसकी लेंथ बता रहे हैं उस स्ट्रिंग की। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल सी कुछ एग्जांपल लेके हम लोग खुद से कुछ वैल्यूज मानते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हमको किसी स्ट्रिंग के लिए उसका मास दिया गया है, मान लिया 3 किलोग्राम, साथ ही साथ हमको उस स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है, मान लिया 30 मीटर्स, तो 30.0 मीटर्स मैं ऐसे लिख देती हूँ। साथ ही साथ उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी हमको दी गई है, मान लिया 500 न्यूटन्स। तो अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पर उस ट्रांसवर्स वेव की उस स्ट्रिंग में जो स्पीड है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देती हूँ, हमको v की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, तो हमको ये जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मास ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दोनों ही हमारे पास में है। सो म्यू इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, m अपॉन l, यानी कि हमारे पास में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, तो 3 किलोग्राम अपॉन 30.0 मीटर्स है। तो ये हो गया 3 × 1 = 3, यहाँ पर 10 आ गया, 1/10 यानी कि 0.1 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास में अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू, तो ये इक्वल टू किसकी होती है, जो भी टेंशन है स्ट्रिंग में अपॉन लीनियर मास डेंसिटी, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। सो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, √ t की वैल्यू हमारे पास में है 500 न्यूटन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी हम लोगों को पता ही है 0.1 किलोग्राम पर मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 70.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अगर हमको किसी भी साउंड वेव के लिए स्पीड कैलकुलेट करनी है इन अ फ्लूइड, तो तब हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू √b अपॉन रो का यूज। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल से, बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं, बस आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस वैल्यूज पुट आपने करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही जनरल सी, और आपके पास में आंसर होगा। तो देखिए, यहां पर v के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ द साउंड वेव को। b के थ्रू हम लोग बता रहे हैं उस फ्लूइड के लिए बल्क मॉड्यूलस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। साथ ही साथ रो तो आपको पता ही है, हम लोग किसी भी मटेरियल के लिए अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो हम उसको रो के थ्रू डिनोट करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी साउंड वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है अगर किसी फ्लूइड में, तो v इक्वल्स टू √b अपॉन रो का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मेटेलिक बार। तो अगर किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड हमको किसी मेटेलिक बार में कैलकुलेट करनी है, तो तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू √y अपॉन रो का। तो नया सा टर्म तो यहाँ पर क्या है, v के थ्रू तो हम लोग स्पीड ही बता रहे हैं उस लॉन्गिट्यूडनल वेव की, y के थ्रू हम लोग क्या बताते हैं, तो हम लोग बताते हैं यंग्स मॉड्यूलस। उस मटेरियल के लिए यंग्स मॉड्यूलस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। रो यानी कि डेंसिटी के लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन होगी, उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे और फॉर्मूला यूज कर लेंगे √y अपॉन रो। वहां से आपको उस लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी इन अ मेटेलिक बार। नेक्स्ट है आपके पास में, अगर गैसेस की हम लोग बात करें तो तब जो स्पीड होगी साउंड की वो क्या होनी चाहिए। तो गैसेस के लिए हम लोगों को मालूम है कि जो बल्क मॉड्यूलस यानी कि b होता है वो इक्वल टू किसके होता है, गामा इंटू पी के। अब गामा क्या है, तो हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम गामा के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये गामा वही है, गामा इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv।
पी के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो पी के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रेशर को। रो के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो रो के थ्रू हम लोग डिनोट करेंगे यहां पर किसको, डेंसिटी को। और मैं यहां पर वो भी लिख देती हूँ जो रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं कि गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हैं एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सीवी, उन दोनों का ही ये रेशियो हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, गामा की, यहाँ पर पी की यानी कि प्रेशर, यहाँ पर रो यानी कि डेंसिटी, और फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P अपॉन रो, और हमारे पास में उस साउंड वेव की स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी फॉर गैसेस। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो अब कुछ और बातें जो कि इस चैप्टर में हमको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के लिए देख रहे हैं, y इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi x माइनस vt। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को डिफाइन कर रहा है ना। कैसे, अगर मान लिया दो या दो से ज्यादा वेव्स हैं, वो साइमल्टेनियसली सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एलिमेंट पर उस मीडियम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उन वेव्स का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके एल्जेब्रिक सम के। जैसे कि मान लिया कि n वेव्स ट्रेवल कर रही हैं सेम मीडियम में, तो अगर हम y1 पहली वेव के लिए लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं f1 x माइनस vt। दूसरी वाली वेव के लिए लिखें तो y2 क्या हो जाएगा, f2 x माइनस vt, एंड सो ऑन करते हुए अगर हम n जो वेव है उसके लिए लिखें तो yn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fn x माइनस vt। अब इनका जो एल्जेब्रिक सम कर देंगे हम लोग तो वो इक्वल टू इसके हो जाएगा, यानी कि समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n fi x माइनस vt के। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, अगर दो साइनोसॉइडल वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में और उनके पास में सेम एम्पलीट्यूड है जिसको हम ए के थ्रू डिनोट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी भी है, लेकिन वो डिफर कर रही हैं, यानी कि डिफरेंट है किसमें, फेज उनका डिफरेंट है बाय अ फेज कांस्टेंट फाई, तो जो रिजल्ट होगा वो बनेगा एक सिंगल वेव के फॉर्म में, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे। तो वहां पर जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के लिए इक्वेशन हो जाएगी या फिर फॉर्मूला हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा yxt equals to 2a cos phi by 2 sin kx minus omega t plus phi। तो यहां पर a के थ्रू तो हम लोग एम्पलीट्यूड को दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बता रहे हैं ओमेगा के थ्रू यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, k हमको पता ही है एंगुलर वेव नंबर होता है, phi हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि एक फेज कांस्टेंट phi के थ्रू वो दोनों ही जो वेव्स हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे का डिफरेंस दिखा रही है या फिर डिफर हो रही हैं। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। चैप्टर में आप लोग एक बात ये पढ़ ही चुके हैं कि अगर यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 हो जाए या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाए तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर शो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये फाई की वैल्यू पाई के इक्वल आ जाए तो तब यहां पर जो इंटरफेरेंस शो हो रहा होगा वो कौन सा इंटरफेरेंस शो होता है, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से आप लोग इन फॉर्मूले का जितने भी आज हमने रिवाइज किए उनका यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो आई होप कि आज आपने अपनी चैप्टर वेव्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर ही लिए होंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।